नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से 200 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर करने की तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसमें कई एक इसराइली पोजीशंस, हेडक्वार्टर्स और बेसिस को मामूल के मुताबिक जो है वो निशाना बनाया गया है, जिसमें बहुत बड़ी हलाकतें इसराइली फ़ौजियों की और उनके सेटलर्स की इस वक्त बताई जा रही हैं। कई एक शहर इसराइल के अंडर अटैक आए हैं और इसके साथ साथ नाज़रीन, गज़ा से खबर ये सामने आई है कि हमास की जानिब से, फ़लस्तीनी तंजीमों की जानिब से एक यूनिफाइड इस्लामिक फ्रंट बनाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा है कि एक यूनिफाइड इस्लामिक फ्रंट इस तरह से बनाया जाए कि वो एक फैसला कुन जंग लड़े इसराइल के खिलाफ और पूरे एक मिडल ईस्ट को और पूरे आलम इस्लाम को आज़ाद करवाने के लिए फ्रंट हो, जिसका जो असल लड़ाई है वो तो यरूशलेम में जिसकी लड़ी जाएगी, जिसका इम्पैक्ट आगे तक जाएगा। तो पहली बार वहां से ये बात की गई है, तो उसके ऊपर भी आपसे जो चीज़ें सामने आई हैं शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो हिज़्बुल्लाह की जानिब से आज बरोज़ 10 मुहर्रम बहुत बड़े हमले की रिपोर्ट सामने आ रही है। 200 से ज़्यादा रॉकेट्स नाज़रीन इस वक्त फायर किए गए हैं और बहुत सारे सरप्राइज अटैक्स थे, बहुत सारी उनकी पोजीशंस, बहुत सारे न्यूली फॉर्म्ड जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अंडर अटैक आए हैं। दरअसल जो नाज़रीन अल मवासी के ऊपर अटैक हुआ है उसके बाद से ये एस्केलेशन जो है वो मजीद बढ़ी है। अल मवासी पे अटैक हुआ, हिज़्बुल्लाह ने, यमन ने और इराक ने अपने हमले बढ़ाए। इजराइल की जानिब से जो लेबनान के गांव हैं वहां पर इस वक्त बम गिरना शुरू हो गए। इसराइल की तरफ से भी हमलों में तेजी आई है और आपको पता है कि वो सिविलियंस को ही टारगेट करते हैं, वो फास्फोरस बम गिरा देते हैं विलेजेस के ऊपर। तो इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर उसने हमले तेज कर दिए हैं और सिविलियंस को वहां पर टारगेट कर रहा है। तो उसके नतीजे में हिज़्बुल्लाह के हमले, यानी एक तो गजा के चूंकि सॉलिडारिटी में है, साथ फिर लेबनान के अंदर अब शहादतें हो रही हैं सिविलियंस की, तो उसके नतीजे में ये हमले जो है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर गए हैं। तो ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं आपसे शेयर करते हैं। अल जज़ीरा की ज़ुबानी नाज़रीन, मोर देन 60 मिसाइल्स वर डिटेक्टेड फायर फ्राम लेबनान टुवर्ड्स द नॉर्थ। 60 मिसाइल एक लोकेशंस के ऊपर। इस्लामिक रेजिस्टेंस फाइटर्स रिस्पॉन्ड टू इसराइली स्ट्राइक्स ऑन लेबनीज टाउन्स विद सेवरल बैराजेस ऑन इसराइली सेटलमेंट्स। आप देखें ना कि इसमें बता रहे कि इन रिस्पॉन्स, क्योंकि इसराइल जो है वो भी सिविलियंस को टारगेट कर रहा है लेबनान के अंदर भी, तो बहुत सारे सेटलमेंट्स, बहुत सारे शहर, बहुत सारे आबादियां जो हैं इसराइल की वो अंडर अटैक आई हैं हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमलों में। अब जरा कुछ तफसीलात देखिए। द फर्स्ट अटैक सॉ द रेजिस्टेंस लॉन्च टेंस ऑफ ग्रैड टाइप रॉकेट्स आर्टिलरी शेल्स एट किर्यात शमोना। कई एक जो ग्रैड टाइप रॉकेट्स हैं वो नाज़रीन इस्तेमाल किए गए हैं। फिर साइलेंस रैंग इन द लार्जेस्ट इजरायली सेटलमेंट इन अल जलील। Israeli media outlets reported that 40 rockets were fired at किर्यात शमोना, several of which fell in the city। 40 से ज़्यादा मिसाइल सिर्फ किर्यात शमोना में दागे गए हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा जो हैं वो शहर के अंदर, मेन सिटी के अंदर, बाकी डिफरेंट जो टाउन्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पर गिरे हैं। और इजरायली मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ किर्यात शमोना के मुख्तलिफ एरियाज़ में इस वक्त आग लगी हुई है। और अब जो हिज़्बुल्लाह अटैक कर रही है उसमें, जैसे कि अब किर्यात शमोना सिटी है ना, तो इसकी एक इंतज़ामिया भी तो है, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके जो दफातर हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनको बड़ा कामयाबी के साथ निशाना बनाया जा रहा है। जो असले फैक्ट्रीज जहाँ जहाँ पर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और ख़ासकर अब लोकल गवर्नमेंट्स की जो है ना उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनके दफातर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पूरा हिज़्बुल्लाह पूरा टारगेट करके उनका जो पूरा गवर्नमेंट का ढांचा है, पूरा रियासती जो ढांचा है उसको वो कोलैप्स कर रहे हैं। द सेकेंड अटैक टारगेटेड द 769 टेरिटोरियल ब्रिगेड्स हेडक्वार्टर इन बेते हलील बैरक्स टू द ईस्ट ऑफ किर्यात शमोना विद बैराज ऑफ ग्रैड टाइप रॉकेट्स। सायरन साउंडेड बोथ इन किर्यात शमोना एंड बेते हलील। तो किर्यात शमोना के ईस्ट में बेते हलील का बड़ा इंपॉर्टेंट इनका एक समझ लें कि मिलिट्री साइट है, वहां पर भी उन्होंने इसी टाइप के जो रॉकेट्स हैं वो दागे हैं और वहां पर भी धमाके हुए हैं। अब जरा इसराइली मीडिया की जुबानी देखिए। इकोज ऑफ एक्सप्लोजन्स रिंग आउट इन द नॉर्थ। पूरे नॉर्थ के अंदर धमाकों की जो गूंज है वो सुनी जा सकती है। आप देखें ना, 200 से ज्यादा उन्होंने फायर किए हैं और अभी इसराइल गिन रहा है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 300 तो ईरान ने फायर किए थे और दुनिया में क्या हंगामा बर्पा हो गया था, इसराइल में क्या हंगामा बर्पा हो गया था। 5 बड़ी ताकतें इसराइल को बचाने के लिए आई थी और नहीं बचा सकी थी, तो 200 से ज्यादा यहां पर फायर हो गए। तो आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं। पूरे का पूरा नॉर्थ वो बता रहे हैं कि धमाकों से गूंज उठा है। फिर इसराइली मीडिया, हिज़्बुल्लाह फायर्ड एन एडिशनल राउंड ऑफ मिसाइल्स, आयरन डोम फायर्ड इट्स मिसाइल्स एंड द
echoes of explosions were heard throughout the region. हिजबुल्लाह ने कुछ एडिशनल मिसाइल साल्वोज फायर किए। आयरन डोम ने पूरी तरह से कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन नहीं रोक सका। तो थ्रू आउट द रीजन जो है वो धमाके धमाके सुनाई दिए। अब ये आप देखिए, हाई अलर्ट इन ऑल ऑफ द नॉर्थ, हिजबुल्लाह थ्रेटन्स एंड सेज यू विल नॉट एक्सपेक्ट व्हाट विल हैपन इन द कमिंग आवर्स एंड डेज। पूरा जो एरिया है उन्होंने हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने बताया है कि तुम हिल के रह जाओगे, इससे भी ज्यादा जो कुछ अगले घंटों और अगले दिनों के अंदर आने वाला है। यानी कि तुम बस इंतजार करो कि अगले घंटों में और अगले दिनों के अंदर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगले चंद घंटों के अंदर अंदर हिजबुल्लाह मजीद कौन सा बहुत बड़ा अटैक जो है वो करने जा रही है। तो इसलिए पूरे रीजन के अंदर उन्होंने अपनी यानी तमाम इलाकों के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और अगर आप 72 घंटे पीछे चले जाएं तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हाई अलर्ट जारी किया था तमाम बॉर्डर्स के ऊपर, और आप देख लें कि तमाम बॉर्डर्स के ऊपर हमले हुए। यानी इजिप्ट वाली साइड से भी हमला हुआ, सीरिया वाली साइड से, लेबनान वाली साइड से, और मेडिटेरेनियन सी वाली साइड पे भी हमला हुआ। तो उसने जो अलर्ट जारी किया था तमाम बॉर्डर्स पर हमले हुए, और अभी उन्होंने पूरा उस रीजन में अलर्ट जारी कर दिया हिजबुल्लाह के इस बात के बाद कि हम अगले घंटों में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। फिर आप देखिए, द रेजिस्टेंस आल्सो लॉन्च्ड अ लार्ज बैराज ऑफ रॉकेट्स एट द फॉलोइंग सेटलमेंट्स किफार, हुसैन, हेगोन्स, बार योचाई एंड मेरोन। मेरून के ऊपर तो खास कर जो है ना 20 से ज्यादा रॉकेट्स नाज़िल दागे गए। इसराइली मीडिया आउटलेट्स रिपोर्टेड दैट सेवरल रॉकेट्स फेल इन मेरून कॉजिंग फायर्स एज इजरायली एयर डिफेंस डिड नॉट इंटरसेप्ट द इंटायर बैराज। इस लाइन के ऊपर गौर करिए, इजरायली एयर डिफेंस डिड नॉट इंटरसेप्ट द इंटायर बैराज। उन्होंने 20 रॉकेट्स अल-मादीन, मोर देन 20 मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम सदर्न लेबनान टुवर्ड्स द माउंट मेरून इन द फाइनल परेड। उन्होंने 20 से ज्यादा या 20 के करीब जो है वो मिसाइल दागे सिर्फ मेरून के ऊपर। और इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन 20 में से एक भी इसराइल का एयर डिफेंस जो है, आयरन डोम जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सका। यानी उमूमी तौर पर अगर हम चले जाएं 15-20 दिन पहले, तो चलो अगर 50 फायर हुए तो 5-10 तो चलो वो इंटरसेप्ट कर ही रहे हैं। अब ये तादाद भी कम है, यानी 20 उन्होंने 20 फायर किए हैं, और उन 20 में से एक भी इजरायली एयर डिफेंस जो है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। इसीलिए आज जो इजराइल में डिबेट हो रही है ना, वो इजरायली जनरल ये कह रहे हैं कि हमें लेबनान पर अभी न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए। आप इन इंतहा पसंदों के काम देख लें और देख लें कि ये दुनिया को किस तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। वहां पर डिबेट है कि हमें अभी के अभी लेबनान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए, और एक नहीं कई गिराने चाहिए, ताकि लेबनान ओवरऑल बतौर स्टेट मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो जाए। और वो इसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि चूंकि अब देखें हिजबुल्लाह हम पर अटैक कर रही है, और हिजबुल्लाह के अटैक का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, यानी हम उनके मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है। और हिजबुल्लाह को ख़त्म करना ही हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे अव्वलीन तरजीह बन गई है कि अगर हम हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं करते तो हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हमने तो सर्वाइव करना है, हमने तो रहना ही रहना है, कोई दुनिया में कोई रहे ना रहे, हाँ हमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दो। वैसे भी आपको पता है ना कि वो अपने आप को सुपीरियर रेस समझते हैं, वो ह्यूमैनिटी को अपना गुलाम समझते हैं, और वो जिस मसीह दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, वो किस लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा और हमें दुनिया में दोबारा से ग्लोरी देगा, दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत जो है वो कायम करेगा। वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते हैं, बरतर समझेंगे, सारी ह्यूमैनिटी तो हमारी गुलाम बनने वाली है। और ये इसके बारे में बाकायदा वहां पर कहा जाता है कि ये ऐसी जंग होगी, उसमें हमारा मसीहा आएगा, इतनी बड़ी जंग में इतने लोग मारे जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओपनली वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड पढ़ाई जाती हैं, और डिबेट्स होती हैं, और लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह के इन हमलों के नतीजे में कि हमें ये कर देना चाहिए, तो एक भी मिसाइल वो इंटरसेप्ट करने से कासर है। इस हद तक इजराइल का एयर डिफेंस, भाई बचा क्या है कि जब आपका वो जो टैंक शैंक है वो खत्म हो गए, आपकी आर्मर्ड गाड़ियां, आपके पर्सनल कैरियर, आपको मैन पावर आपके पास है नहीं, ट्रेनर आपको मिल नहीं रहे, तो रह के पीछे क्या गया है? रह पीछे सिर्फ ये गया है कि F-35 इनके पास है, F-16 इनके पास है, तो वो लेबनान में भी जाकर जो विलेजेस हैं उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं, और गजा में भी जाकर ऊपर से बम गिरा रहे हैं। यही कुछ रह गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं रह गया। जिस आर्मी की हालत ये हो गई हो कि उसको आर्टिलरी के 4 गोले फायर करने के लिए ऑफिसर की इजाजत लेनी पड़े, तो उसका पीछे बचा क्या होगा? इस्लामिक रेजिस्टेंस, वी बॉम्ब्ड द कैपरी बसालिया कॉलोनी विद कातुशवा रॉकेट्स। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट एरिया जो है वहां पर जो इनकी हाउसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आवर फाइटर्स
bombed the Sar and Gashiv Hazer settlements with dozens of Katyusha rockets. एक और जगह पर दर्जनों Katyusha rockets दागे गए। फिर इजरायली मीडिया, violent explosions rock the settlement of Capri in the Western Galilee. Violent explosions, दूर दूर तक ये लरजा देने वाले धमाके, यानी जिसने इसराइल को हिला के रख दिया, जैसे कोई जलजला आ गया हो, वायलेंट एक्सप्लोजन जो है वो सुने गए हैं। रॉकेट साल्वोज फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द वेस्टर्न गलीली। फिर इंटेंस मिसाइल साल्वोज वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द अपर गलीली। तो कोई गलीली का एरिया नहीं छोड़ा गया है। और दूसरा जो है वो नहारिया के ऊपर भी अटैक किया गया है। हाइफा से पीछे जो दूसरा इंपॉर्टेंट तरीन शहर नहारिया, द फर्दर डिस्क्राइब्ड द एम्बियंस एज अनकाम अक्रॉस द नॉर्दर्न सेटलमेंट्स with sirens unusually sounding in Naharia and its surrounding settlements। ठीक है, नहारिया और उसकी जो सराउंडिंग सेटलमेंट्स हैं वहां पर धमाके और सायरन सुने गए हैं। और बहुत सारी दीगर नॉर्दर्न जो सेटलमेंट्स हैं वहां पर अनयूजुअल यानी यहां पर मामूल के मुताबिक हमले नहीं होते, ये अनयूजुअल है और बहुत रेयर है यहां पर हमला होना और यहां पर जो है वो धमाके सुने गए। अच्छा, अब ये तो मैंने कुछ मुख्तसरन आपके साथ बड़े बड़े हमलों की तफसीलात रखी हैं। बाकी कहीं 10 5 उधर गिर गए, 5 उधर गिर गए, वहां पर 2 बंदे मारे गए, उसको तो हम साइड पर रख रहे हैं। ये जो बड़े बड़े 20 30 से 50 60 रॉकेट जहां पर फायर हुए हैं वो मुख्तसरन तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। अच्छा, अब अगला जो सरप्राइज जो चीज आपसे शेयर करनी है वो ये है कि अब ये जो मैंने हमले आपके सामने रखे हैं जो पिछले कुछ घंटों के अंदर हुए हैं, ये 200 से ज्यादा रॉकेट्स इसराइली मीडिया बता रहा है कि 200 से ज्यादा ये रॉकेट्स हैं। अच्छा, अगली बात उससे भी ज्यादा अहम है, वो ये है कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम कम से कम 200 से के करीब जो है वो मजीद रॉकेट्स और मिसाइल दागने जा रहे हैं अगले चंद घंटों के अंदर अंदर। ठीक है, 200 से ज्यादा यानी अभी दाग दिए और 200 के करीब मजीद वो फायर करने जा रहे हैं। इसराइली मीडिया सेड हिजबुल्लाह हैज वार्न्ड द ऑक्यूपेशन ऑफ व्हाट इट हैज इन स्टोर इन द अपकमिंग आवर्स एंड डेज, noting that at least 200 rockets should be expected in the next hours। 200 से ज्यादा रॉकेट्स जो है हिजबुल्लाह कह रही है कि अभी इंतजार करो कि मजीद आ रहे हैं, यानी कि वो अब अपनी अगली तबाही समेट रहे होंगे जो अभी अभी हुई है, जो अभी अभी आग लगी है इसको बुझा रहे होंगे, पहले वाले जख्मी और मुर्दा ट्रांसफर कर रहे होंगे, पहले वाला नुकसान गिन रहे होंगे कि हुआ क्या है। इसी दरमियान जब वो ये सारा काम कर रहे होंगे, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ होगा, अभी पहले वाली आग नहीं बुझी होगी, तो हिजबुल्लाह मजीद इतना बड़ा हमला और करने जा रही है और शायद इससे भी बड़ा कर दे, यानी वो 200 से भी ज्यादा रॉकेट जो है वो फायर कर दे और हाइफा को भी निशाना बना दे। कुछ भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेटेड अटैक उधर से कहे कि यमन और इराक का कोऑर्डिनेटेड अटैक हो जाए इधर से लेबनान, तो अगले घंटे वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने हाई अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो थर थर कांप रहा है इस वक्त इजराइल और हर सबूत बताता है, इस्टेब्लिश इस बात को करता है कि इजराइल हार चुका है और फिलहाल उसका जोर जो है वो सिर्फ सिविलियंस के ऊपर चल रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं तो नाज़रीन, बहुत बड़ा वाकया जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में तो शेयर नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है। अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमले दोबारा से शुरू हो गए हैं और इराक में जो ऐन अल असद बेस है नाज़रीन, उसको दोबारा से निशाना बनाया गया है और इस हमले को बहुत सीरियस लिया जा रहा है। इस हमले को एक बड़ी जंग से, जो कि अब देखें ना कि आखिरी जो अटैक हुआ था वो फेब में हुआ था अमेरिकी अड्डों के ऊपर, उसके बाद एक ठहराव आया और अभी तक कोई हमला उन पर नहीं हुआ। दरमियान में कुछ दिन पहले एक हल्का सा अटैक शाम में अमेरिकी अड्डे पर हुआ था और वो भी उस दरमियान हुआ था जब अमेरिका से डिस्कशन हो रही थी कि तुम विड्रॉ करो, ठीक है, तो वो एक प्रेशर सिग्नल था। अच्छा, अब इस हमले को किस चीज़ से लिंक किया जा रहा है नाज़रीन, इसमें अमेरिका को निकालने के लिए एक जिद्दोजहद है, क्योंकि अमेरिका यहां पर आया है इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए, तो इजराइल के खात्मे के लिए जरूरी है कि अमेरिका को भी आप यहां से उसको अंडर प्रेशर करें या उसको विड्रॉ करें, कुछ ना कुछ उसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ही तो सारा कुछ कर रहा है। शाम में वो एक्टिव है, इराक में वो एक्टिव है, इजराइल के कंट्रोल रूम में बैठकर वो ऑपरेशंस करता है, फिर सप्लाई लाइन का मसला है, सारी चीज़ें हैं। तो अमेरिका का मामला सबसे अहम है एक। तो इराक में जो तमाम तंजीमें हैं और बाकी रीजन की तंजीमें, उन्होंने ये तय किया था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कि अमेरिका यहाँ से निकले। अच्छा, अमेरिका को एक डेडलाइन दी गई, अमेरिका ने उस डेडलाइन के बाद कहा कि हम तो नहीं निकल रहे। तो फिर इराक में मीटिंग हुई कि अच्छा अब ये नहीं निकल रहे तो फिर हम उसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, यानी एक कंप्रीहेंसिव और फैसला कुन जंग की तरफ, जिसके बारे में हमने फरवरी में कह दिया था कि हम करेंगे, लेकिन हमें इराकी गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम अमेरिका से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो विड्रॉ करें, तो इस वजह से वो हमले थोड़े से रुक गए। लेकिन अब चूंकि ना अमेरिका विड्रॉ कर रहा है और हमले इसराइल के जारी हैं, तो इसलिए अब कंप्रीहेंसिव वॉर का इसको लिंक किया जा रहा है कि ये हमले उसका आगाज़ है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका तो यहाँ से निकलने वाला नहीं है,
यानी वो तो चीन और रूस को काउंटर करने के लिए अब बैठ गया है, शायद पहले वो विड्रॉ कर भी जाता, अब तो चीन और रूस का वहां पर जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, और ऊपर से तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है, तो वो क्यों निकलेगा यहां से? तो इसलिए ना अब इधर से इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि ना आपने इजराइल की जंग रुकवाई है, ठीक है, अब गुस्सा है इराक में, शाम में, बाकी जगह पर, तो इसलिए ये मामला बहुत खतरनाक है कि ना अमेरिका निकलने वाला है और ना इधर से अब ये रेजिस्टेंस जो है वो रुकने वाली है। और रशिया और चाइना भी एक आता, वैगनर ग्रुप तो आपको पता है कि पूरी तरह से ऑपरेट करता है, तो इसलिए अब ये मामला गैर मामूली नौयत का है। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। ईरान का नाज़रीन एक स्टेटमेंट सामने आया, ईरान कह रहा है आवर सपोर्ट फॉर रेजिस्टेंस ग्रुप्स इन द रीजन इज लीगली लेजिटिमेट एंड प्रिपेयर्स फॉर एंड टू द ऑक्यूपेशन। बिल्कुल साफ अल्फाज में उन्होंने बताया कि एक तो ये हमारे लेजिटिमेट राइट है, यानी इंटरनेशनल लॉ में ये दर्ज है कि अगर आपके ऊपर ऑक्यूपेशन हुआ है तो आप उसके खिलाफ रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो दुनिया में कोई इंटरनेशनल लॉ की कोई कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेज करते हैं, जब वेस्टर्न मीडिया से एंगेज करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। हालांकि ईस्ट तो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि क्या हकायक और क्या नहीं है, इसराइल की असलियत क्या है और लेजिटिमेशन क्या है, इंटरनेशनल लॉ की क्या वैल्यू है, लेकिन वेस्ट में बहरहाल ये एक आपको बयानिया लेकर चलना पड़ता है। तो साथ उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की कि एंड टू ऑक्यूपेशन, टू स्टेट नहीं। आप मुझे ईरान का कोई बयान उठाकर देख लीजिए जिसमें वो कहेंगे कि आपका इस रीजन से जाना तय है, आपका इस रीजन से जाना ठहर चुका है। इब्राहिम रईसी शहीद भी यही बात करते थे, और वो उनसे वेस्टर्न मीडिया भी जब इंटरव्यू करता था तो वो यही कहते थे कि इसराइल का राइट क्या है, इसराइल राइट टू एग्जिस्ट नहीं है, ये इब्राहिम रईसी कहते थे, ठीक है। तो ईरान की पॉलिसी एंड टू ऑक्यूपेशन है, इस रीजन से उनका मुकम्मल खात्मा है, टू स्टेट नहीं है। तो वो ओपनली इस बात का इजहार भी कर रहे हैं। इसीलिए इस्लामी मुल्कों में सबसे ज्यादा कीमत ईरान ही को चुकानी पड़ी है और अभी भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि वो इस इब्लीसी ताकत के खिलाफ स्टैंड करते हैं, तो इसीलिए उनको कीमत चुकानी पड़ती है। आगे नाज़रीन चलते हैं तो गजा से जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं, जो यूनिफाइड इस्लामिक फ्रंट बनाने की बात की जा रही है, वो तफसीलात अब आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन अबू हमजा जो कि अल कुदस ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन हैं, यानी इस्लामिक जहाद के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी जानिब से कुछ बयानात सामने आए हैं, कुछ ऑपरेशन की तफसीलात उन्होंने बताई हैं, हर एक्सेस में वेस्ट बैंक में किस तरह से लड़ा जा रहा है वो भी उनकी जानिब से बताया गया। We call for the formation of a unified Arab Islamic front that will eradicate the monster entity from our country. हम एक यूनिफाइड इस्लामिक और अरब फ्रंट की बात कर रहे हैं, उसकी दावत दे रहे हैं सबको, और ये वो फ्रंट होगा जो मुकम्मल तौर पर इस मॉन्स्टर का खात्मा करेगा। और ये मॉन्स्टर जो कि हर एक को इफेक्ट कर रहा है, हर एक के ऊपर इसका असर है, तो इसलिए ये सबके फायदे में है। अच्छा, आप देख लेंगे बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं, वो जैसे जाकिर नायक हैं, वो नेटो बनाने की बात कर चुके हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड को अपने दिफा के लिए नेटो बनाने की ज़रूरत है। जो हसीना वाजिद हैं बांग्लादेश की वज़ीर आज़म, उन्होंने ये जो है वो एक सजेशन दी है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें तो डिस्कस हो रही हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम एक यूनिफाइड अरब इस्लामिक फ्रंट गो के बनेगा नहीं बनेगा वो तो हकायक आपके सामने ही है, लेकिन वो तो बहरहाल कह रहे हैं, और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या जो मुल्क है वो तो उनके साथ खड़ा है। वी टेल द एनिमी दैट आवर पीपल एंड देयर रेजिस्टेंस विल नॉट प्रेजेंट यू रोजेस इन नेतजरीम एंड फिलाडेल्फिया। हम दुश्मन को कहना चाहते हैं कि ये जो तुम फिलाडेल्फिया में आकर बैठ गए हो और वस्ती गजा में, यहां पर तुम्हें फूल पेश नहीं किए जाएंगे, बल्कि तुम्हारे यहां से ताबूत ही निकलेंगे, जो कि निकल भी रहे हैं। वी कंफर्म दैट रेजिस्टेंस प्रेजेंस ऑन द ग्राउंड इज इफेक्टिव इन वेरियस रीजन्स। हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो इफेक्टिवनेस है ग्राउंड के ऊपर वो पूरी तरह से है और पूरी तरह से प्रेजेंस है। देखिए, अब तो हमें कोई ज़्यादा तजिया करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बहुत सारे सबूत रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसराइली मीडिया ने जब मान लिया कि गाड़ियाँ टैंक्स का हशर उनका क्या हुआ है और आर्टिलरी फायर करने के लिए ऑफिसर के साइन चाहिए और हमें ट्रेनर नहीं मिल रहा, तो इसके बाद तो डिस्कशन रह ही नहीं जाती इनकी शिकस्त के ऊपर। Our explosive devices, the pride of our industry, burned enemy soldiers in Shujaya and elsewhere. Explosive devices हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का एक सबसे प्राइड बन चुकी हैं। They burned the Israeli enemy. We emphasize our influential field presence in all locations in the West Bank, Gaza and abroad. वेस्ट बैंक में भी, गजा में भी और अब्रॉड भी हमारा इन्फ्लुएंशियल
जो प्रेजेंस है, फील्ड प्रेजेंस, उसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं। इन द फेस ऑफ आर हार्श स्ट्राइक्स द एनिमी रिपोर्ट्स विद ऑल मीन्स टू टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस। अब ये वो बात है जो हम बार बार आपके सामने दोहरा रहे हैं कि उनकी टेक्निक को आपके सामने बताने के लिए, क्योंकि हकायक तो तलख है भाई। 1,86,000 लोग शहीद हो गए, तो मतलब इसका मलबा कैसे उठाया जा सकेगा? या इसको देखें, ये तो सीधी सीधी शिकस्त है हमारी सारी इंसानियत की, अरबों की, कि भाई 1,86,000 शहीद हो चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकते हैं। ये महाज है जिस पर हम हार चुके हैं, ठीक है। तो हकायक तो तलख है ही हैं, लोग तो रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो ही रहे हैं, लेकिन उसमें इसराइल की स्ट्रेटजी को समझना और इसराइल के अंजाम को समझना जरूरी है कि इसराइल ये सारा कुछ कर क्यों रहा है और इसका अंजाम फिर अल्टीमेट उसको क्या भुगतना पड़ेगा। और असल में ये फेलियर हमास हिजबुल्लाह यमन का नहीं है, असल में ये किसका फेलियर है? और अबू हमजा ये कह रहे हैं कि हम जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, ये क्या करना शुरू कर देते हैं कि इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, कि बजाय इसके कि खबरें वो चलें कि इनके ताबूत कितने निकले हैं, ये बम गिरा देंगे और सारी दुनिया में वही फिर खबर चलने लग जाती है, और इसराइल की दहशत जो है वो सारी दुनिया को नजर आती है कि अच्छा इसराइल तो गालिब है। The enemy goes with a filth to target civilians and commit massacres to cover up his miserable field failure। कि वो ये सारा कुछ क्यों कर रहा है? To cover up his miserable field failure, कि जो उसको ग्राउंड में इबरतनाक शिकस्त हो रही है उसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। We tell our prisoners that your liberation will inevitably come despite the enemy's will। अब ये प्रिजनर्स के हवाले से बहुत अफसोसनाक खबरें आ रही हैं कि उनको बहुत मुश्किल तरीन कंडीशन में रखा गया। यानी अगर आप दुनिया में कोई अजियतनाक तरीन को जेल अगर तसव्वुर कर सकते हैं तो वो इजरायली जेलें हैं जिनमें फ़लस्तीनी हैं। मौत तो शायद उनको एक तोहफा लगती होगी, जो फ़लस्तीनी सिविलियंस इस वक्त इजराइल के जेलों में, मौत उनको तोहफा लगती होगी जो सलूक उनके साथ वहाँ पर किया जा रहा है। तो वो अपने प्रिजनर्स की हिम्मत बंधा रहे हैं कि वक्त आएगा कि तुम आज़ाद होकर निकलोगे और इनको इनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वी स्टिल स्टैंड बाय आवर प्रॉमिस that we are the people of war and maker of its victory no matter how long it lasts। अब ये जितना भी लंबा मामला चलता है ये आज़ादी से पहले ख़त्म नहीं होगा। The abuse of our prisoner in the prisons reflect Zionist barbarianism। दुनिया को उन्होंने बताया है कि असल में जो बारबेरियन हैं, असल में जो इस इंसानियत के दुश्मन हैं, वो ये ज़ायनिस्ट हैं और जो दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। अगले घंटे बहुत अहम है, देखते हैं कि क्या तफसीलात आती हैं। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।